जाति के नाम पर हमला करेगा उसे पप्पू यादव से झगड़ना पड़ेगा। 90 के बाद जितने केसेस हैं पप्पू यादव पर, वो केसेस हैं आंदोलन के, वो केसेस है आचार संहिता के। तो जाके देख लीजिए ना, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और एक हाथ में गीता पुराण होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। बिहार का एक ऐसा दबंग जो कभी पूर्णिया की गलियों में खौफ का दूसरा नाम था, एक ऐसा बाहुबली जिसका पूरे कोसी और सीमांचल में नाम ही काफी था। कहीं किसी जगह पे बूथ कैप्चर कर लिया या कोई चीज वोट का डब्बा उठा लिया, ऐसा होता था। 90 के दशक का बिहार बंदूक की नोक पर चलती राजनीति और उसी दौर में उभरे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। समझ में नहीं आता हम कहाँ से दबंग हैं भाई। भर दिन बिना एसी का बैठते हैं, होटल में कभी खाना नहीं खाए, बाल दाढ़ी कहियो सैलून में आज तक जीवन में 58 साल में बनाए नहीं, कभी नहीं गए, कोनो होटल में 5 स्टार में खाने नहीं खाए, कॉफ़ी पीते हैं खाली। तो जब हमको कौन सी का दबंग हो गए, मतलब सच बोलना दबंग है, सच के लिए जीना दबंग है। बिहार की राजनीति की भारी भरकम हस्तियों की लिस्ट चाहे ऊपर से बनाए चाहे नीचे से, पप्पू यादव का नाम जरूर होगा। पप्पू यादव की राजनीति एक वक्त में बाहुबल की धमक थी। यह बाहुबल मुफ्त में नहीं आई थी। पप्पू यादव के राजनीतिक सफर पर गौर करेंगे तो कानूनी मामलों की लंबी लिस्ट है, किसी में दोषी तो किसी में बरी हो चुके हैं पप्पू यादव। एक वक्त ऐसा भी था जब सीमांचल में पप्पू यादव की तूती बोलती थी। चौबीस दिसंबर 1967 मधेपुरा के खुर्दा करवेली गांव के एक जमींदार परिवार में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो बड़ा हुआ तो उसके माथे पर तमगा बाहुबली का लगा, फिर बन गया बिहार की सियासत का एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे कल भी नजरअंदाज करना मुश्किल था और आज भी। सांसद जी जो बहुत कम उम्र में उस समय जब विधायक बने, 25 या 26 साल की उम्र थी उनकी, और उस समय हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे, लेकिन लोगों के मुंह से सुना करते थे कि जो माननीय सांसद जी जो बहुत बड़े बाहुबली हैं, जो कि बिहार क्या पूरे देश में उनके बारे में लोगों के द्वारा जाना जाता था। माता पिता ने नाम दिया था राजेश रंजन, लेकिन दादा उन्हें प्यार से पप्पू बुलाते थे। उन दिनों अर्जुन यादव सीमांचल के दबंग थे जो उस वक्त समानांतर सरकार चलाते थे। कहते हैं कि अर्जुन यादव ने ही पप्पू को अपराध की दुनिया का कहरा सिखाया था। हुआ यह था कि स्कूल के दिनों में पप्पू यादव के अक्सर अपने विरोधी गुटों के छात्रों से झगड़े होते रहते, जिसकी वजह से एक बार उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। जेल से निकलने के बाद वो अर्जुन यादव के संपर्क में आए और वहीं से उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। पप्पू यादव जब 12वीं में थे, पहली बार उन पर तभी मुकदमा दर्ज हुआ। कटिहार कॉलेज के अपर कास्ट छात्र की हत्या का आरोपी बनाया गया और इसी की वजह से 12वीं की परीक्षा पप्पू यादव को जेल से ही देनी पड़ी। साल 1987 जब पप्पू यादव के गुरु अर्जुन यादव की हत्या कर दी गई और उसके बाद गैंग की कमान पप्पू यादव के हाथों में आ गई और उसके बाद कुमारखंड का पप्पू डॉन पप्पू यादव बन गया। मतलब सच बोलना दबंग है, सच के लिए जीना दबंग है। और हमको कौन कह रहा है दानवीर, रॉबिन हुड फलना भूत। पप्पू यादव जब 23 साल के हुए तो उन्होंने सियासत की दुनिया में किस्मत आजमाने की ठान ली। साल 1990 के चुनाव में जनता दल से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही मधेपुरा के सिंहसर स्थान विधानसभा सीट से खड़े हो गए। तब पप्पू यादव की बाहुबल की दुनिया में तूती बोलने लगी थी। उनका डर सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे और वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। पप्पू यादव चुनाव में विजयी घोषित हुए और पहली बार विधायक चुन लिए गए। पुराने बातें जो है, पुराने में बहुत सारे लोग अपना क्या है, बाहुबली है या आतंकी है या अपराधी है, क्रिमिनल है, उनसे हमें उतना लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो है सोशल वर्कर है, मसीहा है गरीबों के और हर गरीब लोगों के मदद में आगे रहते हैं।
और जब 1991 में लोकसभा चुनाव हुआ तब पप्पू यादव का मन पटना से भर चुका था। नई दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह नारियल आवंटित किया। जिस दिन मतदान शुरू हुआ उस दिन उनके खिलाफ लड़ रहे सभी दलों के प्रत्याशी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि पप्पू यादव ने बड़े पैमाने पर बूथ कब्जा किया है। बात चुनाव आयोग तक पहुंची। तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन ने जांच की और आरोपों को सही पाया। फिर पूर्णिया लोकसभा सीट के चुनाव को कैंसिल कर दिया। पप्पू यादव जीतकर भी हार गए। कोसी में तब के राजपूतों के नेता आनंद मोहन ने अपना अच्छा खासा वर्चस्व बना लिया था। साल 1990 जब वीपी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, आनंद मोहन ने इसका विरोध किया। पप्पू यादव मंडल के समर्थक थे और इन दोनों के बीच ये पॉलिटिकल दुश्मनी जल्द ही गैंग वॉर की शक्ल लेने वाली थी। गैंग वॉर में वजह बना पप्पू यादव का शरद यादव को समर्थन करना। साल 1991 लोकसभा चुनाव में मधेपुरा सीट पर एक उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव रद्द हो गया था। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद यहां चुनाव का ऐलान हुआ। आनंद मोहन ने अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन कर शरद यादव के सामने चुनाव में ताल ठोक दी। पुराने बारे में तो बहुत जैसे कि आनंद मोहन सिंह के साथ में पप्पू यादव की टक्कर थी, या वो यादव राजपूत का उस समय वर्चस्व चला करता था। मंडल आंदोलन के दौरान और चुनाव से ठीक पहले आनंद मोहन के 2 समर्थकों की हत्या कर दी गई, जिसके चलते ये पूरा आंदोलन फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड में तब्दील हो गया। पप्पू यादव सांसद चुने जा चुके थे और शरद यादव की मदद के लिए वो मधेपुरा पहुंच गए। बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। आनंद मोहन को ये रास नहीं आया। चुनाव हुआ तो आनंद मोहन चुनाव हार गए। इसके बाद शुरू हुआ गैंग वॉर का सिलसिला। साल 1991 से 1994 तक दोनों के बीच गैंग वॉर चरम पर थी। अब हम लोग दिखाते हैं गुड्डे ही। ऐसे सब मेरे गार्ड से पूछिए सर, मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। साल 1992 पप्पू यादव और आनंद मोहन गुट आपस में भिड़ गए। पप्पू यादव का नाम इसमें सामने आया। लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए तब विशेष आदेश जारी किए। पप्पू यादव के खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पप्पू यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। 1996 लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव लालू यादव के साथ आ गए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अलग हो गए। 1996 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पूर्णिया सीट से चुनाव लड़कर पप्पू यादव दूसरी बार सांसद बने। पप्पू यादव की प्रेम कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन अपने जमाने की एक टेनिस प्लेयर थी। एक दिन पप्पू यादव ने उनकी टेनिस खेलते हुए एक तस्वीर देख ली और अपना दिल दे बैठे। रंजीत रंजन सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए पप्पू यादव को उनसे शादी करने के लिए 3 सालों तक मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में वो रंजीत रंजन का पीछा करते थे। जब पप्पू यादव ने रंजीत रंजन को प्रपोज किया तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद पप्पू यादव ने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली थी। पप्पू यादव को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। बाद में रंजीत रंजन ने शादी के लिए हाँ कर दी और 6 फरवरी 1994 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हम एक बार उनके भाई से मिलने गए, नहीं मिले। उनके एक जीजाजी से दिल्ली में मिले। हम बोले उनको कि हम रंजीत जी से प्यार करते हैं, तो कहते हैं तब ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा जवाब दिए कि हमको लगा इसको क्या करें। 14 जून 1998 ये वो दिन जिस दिन सीपीआईएम नेता अजीत सरकार की हत्या हुई। AK-47 से 107 गोलियां दाग दी गई। आरोप लगे उस वक्त के उभरते बाहुबली नेता पप्पू यादव और उनके 2 साथियों पर। राजनीति का दबंग, बाहुबल का धनी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। दंगा, हिंसा, मर्डर आर्म्स एक्ट, फिरौती, किडनैपिंग, धमकी, रिश्वत, ऐसे कई मामलों के आरोप लगे पप्पू यादव पर। जेल भी गए। एक वक्त ऐसा भी था जब पप्पू यादव से उनके दुश्मन थर-थर कांपते थे। बाहुबली का दमगा और तमाम तमगे के साथ जब पप्पू यादव अपने घर से बाहर निकलते तो लोग थर-थर कांपते, डरते। आपने ही पप्पू को लड़ना बचपन से सिखाया। आपने ही पप्पू को आम लोगों के लिए जीना सिखाया। हम आपके ही मुस्कुराने के अवसर के लिए जीना चाहता। पप्पू यादव की सियासी गाड़ी अच्छी भली चल रही थी, लेकिन साल 1998 में उनके नाम पर लगा एक बड़ा दाग। 14 जून 1998 की शाम को अजीत सरकार को पूर्णिया में उन्हें अपराधियों ने घेर लिया। उन पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। उनके साथ उनका ड्राइवर और एक दोस्त भी मारा गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। 2 बार उनको मारा गया था। ये आपके यहाँ से कुछ दूर जगह, मुझे लगता है 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, एक फ्लावर मिल के आगे एक जगह है, आपको उपरेल चौक बोला जाता है उसमें, मरेंगा का। तो उस जगह पे वो ठहरा में पंचायती करने, मैंने अभी बताया था, ठहरा में पंचायती करके वो जा रहे थे कि लौट रहे थे वो। तो शाम के वक्त हमको लगता है 4-5 बजे होगा मेरे ख्याल से, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। तो उसी समय अचानक देखे हम लोग मार्केट वार्केट बंद हो गया, क्या हुआ, तो उनको अजीत दा को गोली मार दिया तो पूरा बाजार उजार बंद हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद आपका लोग सब भागदौड़ करने लगे और किसी को इनकी यकीन नहीं होता, लेकिन स्थानीय लोगों के कहने का उस समय था कि पहले वो मार गए, फिर वो आगे बढ़े, फिर रिटर्न आए, कहीं वो जिंदा नहीं रहे, फिर आके उन्होंने फिर गोली मारी उनको। बहन घूम रही थी, ये करीब आपका 14 जून 5:20-25 के अराउंड था शाम का। उस दिन बहुत धूप था, पापा गए हुए थे, लास्ट उनका मीटिंग था ठहरा में। ऐसा कोई इंसिडेंस था कि उनके ऊपर 2-3 बार पहले भी हमला हो चुका था। हुआ क्या, उस दिन कारवाइन वाला जो गार्ड था, कारवाइन वाला गार्ड उस दिन या एक दिन पहले ही छुट्टी लेके वो चला गया। ठीक, जो मेरे पास गार्ड था रमेश, जो पापा के साथ शुरू में था, वो रानी पत्रा का ही है, रमेश था, अफाकुर रहमान और ये था हरिंदर ततमा जो ड्राइवर था, और मेरे पापा एम्बेसडर BHK 1426। तो वो अपना गाड़ी से आ रहे थे। मेरा घर है उससे हमको लगता है 500 मीटर आगे होंगे जहाँ पे उनका मर्डर है। तो उस दिन कार्रवाई वाला नहीं था, गार्ड को एक गोली, एक खरोच तक नहीं आया, सिर्फ 3 लोग मरे, हरिंदर, अफाकुर रहमान और अजीत सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया में हालात बेहद खराब हो गए। अजीत सरकार के समर्थकों ने पूरे पूर्णिया शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात खराब होते देख तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंचे। भरी भीड़ में लालू यादव पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस हत्याकांड के आरोप लगे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव पर। सर लालू यादव जी ने, सर CBI इंक्वायरी लालू के समय हुई और 90 के बाद लालू यादव के समय में मुझ पर केसेस हुए। जब केस एक्विटल हो गया था, SP भट्टी ने इस केस में सीधा कह दिया था कि पप्पू यादव कहीं नहीं है। फिर CBI को किसने दिया? लालू यादव। और CBI जब इंक्वायरी कर रहे थे उस वक्त PM कौन? देवे गौड़ा। मेरा 12 साल इन लोगों ने लिया। वो आपका इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनके पास फ़ोन भी आया था कि अगर हम, कोई फ़ोन किया था कि अगर हम जीतेंगे तो घर में घुस के मारेंगे और अगर हारेंगे तो बाहर मारेंगे। तो उसके बाद जो मेरी जो सास है, मेरी माँ जो है, वो उनको बोले भी थे कि वो जा रहे थे ठहरा कोई पंचायती में, तो उनको बोले थे कि आप गार्ड वार्ड ले जाओ, क्या कि धमकी आ चुका है, इसका FIR भी शायद हुआ था तो मना किया। तो बोला हमको मारने वाला अभी तक कोई जन्म नहीं लिया है और हमको मार भी नहीं, क्योंकि किसी का आप बुरा करोगे तब ना आप मारोगे। तो उनको उतना कॉन्फिडेंस था कि हमको गार्ड वार्ड का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाते थे। इस हत्याकांड में पप्पू यादव का नाम आने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर विराम लगा और वो जेल चले गए। इस मामले में CBI की विशेष अदालत में केस चलता रहा। साल 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। CBI की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। कई सालों तक वो जेल में ही बंद रहे, लेकिन साल 2013 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव ने अपनी अलग इमेज गढ़नी शुरू कर दी। खुद को गरीबों के मसीहा के तौर पर स्थापित करने में जुट गए। बेटी मेरी है, 5 लाख रुपया मैंने मदद करने की घोषणा की है। अभी मैंने हमारी पार्टी की ओर से 50,000 रुपया इस परिवार को दिए हैं। 3.5 लाख रुपया उसके बच्चों को रोजगार के लिए पप्पू यादव की तरफ से मिलेगा। वो सियासत के रॉबिन हुड बनते चले गए। जहां से भी आवाज आई पप्पू यादव वहां पहुंच गए। साल 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई तो पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पीना देना शुरू किया। यार रॉबिन हुड या कोई हुड अपने कर्म से बनता है, तो आप क्या कहते हैं, कौन क्या बोलता है वो मैं नहीं जानता हूँ। मेरा 24 घंटे में 23 घंटा काम है इंसानियत के लिए जिंदा रहना और इंसान के लिए काम करना। ना कोई उसमें जाति देखता हूँ, ना मैं कोई मजहब देखता हूँ। मैंने किसी से नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए,
कोई हाजीपुर से आया, कोई अररिया से आया, कोई फौजी है, तो हमने तो उससे नहीं पूछा आप कौन जात है, आप हमको वोट दिए कि नहीं। बाढ़ में नहीं पूछे पटना में वोट दीजिएगा कि नहीं। कोरोना में 10,000 लाश को उठा के हम तो पूछे भी नहीं कि हम मरेंगे कि जिंदा रहेंगे, हम तो मरने गए थे। साल 2020 में भारत में जब कोरोना ने दस्तक दी, तब पप्पू यादव बढ़ चढ़कर कोरोना पीड़ितों की मदद करते दिखे। दवा से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक पप्पू यादव ने जरूरतमंदों तक पहुंचाया। वक्त के साथ साथ पप्पू यादव भी बदले। दबंग बाहुबली के उस तमगे को अपने से दूर कर दिया। आज का पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, जो सबकी सुनता है, सबकी परेशानियों को समझता है। कभी पैसों से मदद तो कभी फोन करके गरीबों को उनकी परेशानियों को दूर करता है। पप्पू यादव साल 2014 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। तेजस्वी यादव से मतभेद के बाद 2015 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन 2019 के चुनाव में जब अपने बल पर चुनाव लड़े तो पप्पू यादव को हकीकत का एहसास हुआ और वो चुनाव हार गए। साल 2014 फिर जीत के नायक बनकर उभरे और आज बिहार के चुनाव में एक बार फिर से नई इबारत लिखने को तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।